जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। ला 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 ला। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला 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 रा 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 रा, आहा हा ला 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 ला। रफ़ी साहब की आवाज़, शंकर जयकिशन की धुन और हसरत साहब का गीत, क्या खूबसूरत अंदाज में इस गीत को गाया गया है। और रफ़ी साहब ने तो कमाल कर दिया भाई। ला 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 ला। यहाँ मैं इसलिए रुक गया हूँ, एक नहीं यहाँ कई सारे फाउंटेन्स हैं। इन्हें कहते हैं फाउंटेन ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी के वो फव्वारे हैं जो ऊपर की तरफ जाकर फिर लौटते हैं। एक तरफ ये जताते हैं कि लक्ष्य रखो, और दूसरी तरफ ये बताते हैं कि वहीं गुम मत हो जाओ। जो जड़ें हैं उन्हें मत भूलना भैया कभी। तो ये कैसे कैसे पैगाम दे जाती है प्रकृति, और मैं यहाँ रुक करके इन जगहों को देख करके गीतों को गाता चला जा रहा हूँ। ला 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 ला। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँ तुझे निगाहों में, तू खो न जा। ला 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 ला। उम्र बढ़ने का नुकसान ये हुआ, जब 1969 में इस गाने को मैं गाता था तो ला 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 नहीं करता था, वहाँ नाम रख देता था वो जो नाम उस वक्त ज़िंदगी का हिस्सा होता था। ला 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 ला। अब जो भी नाम है, जिसका भी नाम है, लेकिन समय परिवर्तन होने के साथ ज़िंदगी बहुत बदलती चली जाती है, और जो आता रहता है उसे स्वीकार करना ज़रूरी हो जाता है। आपके अख्तियार में कुछ रह नहीं जाता, बस आप प्रसन्न रह सकें, खुश रह सकें, अच्छे वीडियोस बनाते रह सकें, इतना ही काफ़ी होता है। ये है फाउंटेन्स ऑफ लाइफ। क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। ला 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 ला। कैसा खूबसूरत आलम है ये भाई। ये तो सप्ताह ही बड़ा कमाल का है। क्रिसमस से शुरू करके और न्यू ईयर तक जाते जाते अब तो हिंदुस्तान भी एक नई मस्ती में डूब जाता है। चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि गमों की चादर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया ने आसमान को ओढ़ लिया है, और ज़मीन जैसे उसका बिस्तर बन गई है। एक रिदम देखिए ज़रा इनकी, ताल देखिए, ताल से ताल मिलाते रहते हैं। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त न जा। ला 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 ला। भाई ये गाना मुझे बड़ा पसंद है।
और इस गीत में जो गिटार बजाई है गोरख जी ने, प्यारे लाल जी के भाई ने, भाई कमाल की गिटार बजाई है। मुझे तो अब ये भी पता रहता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन, उनके असिस्टेंट कौन, उनके साथ में म्यूजिशियंस कौन, वो पसे पर्दा रहते हैं। वो ना हो तो बात क्या बनी भाई। दत्ताराम और सेबेस्टियन ना हो तो शंकर जयकिशन कहाँ, जीएस कोहली ना होते तो ओपी नैयर कहाँ, और बर्मन दादा के साथ में मीरा देव बर्मन और पंचम ना होते, मारुति राव ना होते, तो बात क्या बनती भाई। तो ये जो पसे पर्दा लोग रहते हैं इन्हें भी मैं सामने ले आता हूँ और इनका जिक्र भी मैं करता रहता हूँ। कैसी कैसी धुनें बनती थी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमान, जाने मन जाने जा। अब ये फवारे कहते भाई देखो तुम कुछ गाते रहो, हम तो रुकने वाले हैं नहीं। भाई तुम रुकने वाले नहीं तो मैं तो अब चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरी तो मंजिल कहीं और भी है। कुछ देर के लिए वहाँ भी जाऊँगा और बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के पास आकर। और इसी तरह से हम लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ आती रहें और बाहर इसी तरीके से ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहे। और चाहिए नवंबर वर्ष 2024 और इस दिन का हमने पूरे बरस इंतजार किया था और इतना कुछ हमने इसके दिन के बारे में कहा, क्योंकि रात को तो क्रिसमस हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि आज का दिन जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का है। और बड़ी बात यह कि मोहम्मद रफ़ी साहब की शताब्दी 100 ईयर्स, इमेजिन। तो मैंने अपने शनासाओं से यही बात कही कि देखो भाई ये मना लो शताब्दी, क्योंकि जब 2 शताब्दी होगी शायद उस वक्त में ना हो सकता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मुनक्किद कर रहे हैं। और ये खुशी हमारी है कि हम रफ़ी साहब को, अभी मैं बहुत कुछ रफ़ी साहब के बारे में जो सुनता रहा हूँ या कहता रहा हूँ या महसूस करता रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी बात मेरे जहन में आती है, वो ये है कि वो इतने मीठे इंसान क्यों थे। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कभी किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि भाई रफ़ी साहब से हमें कोई शिकायत है, ऐसा कोई इंसान नहीं था। तो मुझे यूँ लगता है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो जो उसके आने के वक्त में उसका खैर मकदम होता है तो वो गुण उसमें आगे तक दिखाई देते हैं। बहुत बरस पहले की बात है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा दुनिया में आया सवेरे सवेरे 3 बजे के करीब, और वहाँ क्या हुआ कि खुशी पूरे गांव में फैल गई। चूंकि उस जमाने में गांव ऐसे ही होते थे कि एक के घर की खुशी सबके घर की खुशी होती थी। तो बोला अच्छा बच्चा आया है, ठीक है। तो दादा भागा गया, जैसे ही दुकान खुली जाके गुड़ लेके आया और उस गुड़ को हल्का सा बच्चे को चखाया, बच्चे की मिठास बरकरार रही। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि रफ़ी साहब के लिए हम क्या कर सकते हैं। रफ़ी साहब के लिए हम दुनिया भर की मिठाइयाँ ला सकते थे, लेकिन मैंने पोटा साहब के करीब जाकर के गुड़ बनवाया और वो गुड़ जो है वो अनूठा है। तो मैं चाहता हूँ कि भूपेन जी और नलिनी जी को इसलिए फीड किया जाए ताकि बाद में थोड़ा थोड़ा गुड़ सब लोग चख लें। तो आप आइए इधर से, और बाद में फिर सब मिलजुल करके इसको खाएंगे, चखेंगे। इधर से आ रहे हो नलिनी जी? इधर से आ रहे हो? वहाँ से आइए सर, आपने बहुत दिखा दिया गुड़। अभी गाना गाओ। थोड़ी है। गाना सुनते हैं, पहले गाना सुनते हैं ना। हाँ, पहले भेंट कर दूँ ये भी। हाँ, उनको तो करते हैं। हाँ, अब बाइक खाएंगे बाद में, भाई चखेंगे बाद में। वेलकम, बहुत सारी दुआएं सर। अब हम रफ़ी साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि ये हम चखेंगे, धीरे धीरे चखेंगे। और अपने सामने 3 घंटे लगवा करके ये गुड़ बनाया गया है और रफ़ी साहब के जन्मदिन पे आप तक पहुंचे, ये मेरी कोशिश थी, हो भी गई पूरी। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, जो कि सब कुछ तो अब गूगल पे हाजिर है, कहाँ थे, कैसे थे, किधर गए, क्यों गए, कैसे। मैं ख्याल ये कर रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहां हम कहें कि रफ़ी साहब की जिंदगी में एक दिन, उनके गानों के जरिए हम ये देखते हैं कि रफ़ी साहब की जिंदगी में एक दिन कैसे हो सकता था। तो सुबह हुई और अभी सूरज उगा नहीं है और कहीं से एक आवाज आ रही है,
जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। अब आप सोच के देखिए कि जब दिन की शुरुआत एक ख्वाबीदा से तरीके से होगी तो दिन तो खूबसूरत होगा ही। और इत्तफाकन अभी आप कुछ ही दूर गए हैं और आपको एक हसीन चेहरा सामने दिखाई दे रहा है और आप आंकड़ों पे गाने लगते हैं कि पहले भी कई बार देखा है, कुछ कहना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं भूले बिना भी रह नहीं सकता। अब ये तो रोमांस की शुरुआत है। अगर रोमांस की शुरुआत है तो जो उसका पहला दौर होता है उसमें तो सभी कुछ अच्छा अच्छा ही नजर आता है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है रे वल्लाह कमाल है। लेकिन वो भी कम नहीं है सामने। उन्होंने कहा अगर इतनी जल्दी समर्पण कर दिया तो कदर नहीं होनी। तो फिर रफी साहब ने उधर की देखा, तेरी जुल्फे परेशान तेरी नजरें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। अब देखिए एक हद होती है किसी भी चीज की, पजीराई हो, आशनाई हो, शनासाई हो, तारीफ करनी हो, उसकी एक हद होती है। और फिर रफी साहब ने गाना गा दिया, माना मेरे हसीन सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे। अब उधर से ये समझ में आ गया कि भाई ये तो हाथ से काम फिसल ना जाए, चलिए थोड़ी सी छूट दिए दे देते हैं। और दोनों ने मिल करके गाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। इस जिंदगी की सबसे खास बात यही है, जो हम पा लेते हैं देर सवेर वो बात तो नहीं रह जाती। तो ऐसा ही इन रिश्तों में भी कुछ नजर आया और मोहतरमा बिना कुछ कहे रुखसत हो गई और रफी साहब कहीं बैठे और बैठ कर कहने लगे, अब हुई शाम उनका ख्याल और अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमा थे हम उनको बुलाकर, अचानक ये कि चेहरे पे रंगे। अब ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा मूड है या कौन सा मौका है या कौन सा हिस्सा है जिस पर रफी साहब तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के तेरी तरफ बहक गए,
तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ बेवफा सही, जिसको हो दिनों दिल अजीज हम तो जाएंगे, उसकी गली में जाए क्यों, और हम तो जाएंगे भाई, हम तो जाएंगे। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, जहाँ पहले ये दिल लड़खड़ाया। उस गली में ही जान अटकी और अचानक खिड़की खुली और मौसम बदल चुका है और बदलते मौसम में हल्की हल्की बौछार पड़ रही है और एक आवाज फिर खुशनुमा सी आई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख यानी एक बात तय हुई कि अगर जिंदगी से कुछ छूट जाता है, कुछ रुखसत हो जाता है, तो दुखी होने की बात नहीं, बादल फिर से भी छा जाता है। रफी साहब के कितने सारे गानों में शाम से जुड़ा हुआ एक गीत मुझे बचपन का याद आता है, जो मैं बहुत गाता था 12-13 बरस की उम्र में। मुझे नहीं मालूम था इस गीत का मतलब क्या है, शैलेंद्र जी ने लिखा था, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद था और मैं गाता था। सो गया चमन चमन, सो गई कली, सो गए सब नगरी, सो गई गली, नींद कह रही है मेरी बाहें, तू भी सो जा, सो गई आज ढल गया यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये गीत तलत साहब गाया करते थे और ये सच है कि जब जिंदगी से बहुत कुछ छूट जाता है तो वो खूबसूरत सी यादें जो कभी तल्ख थी वो भी याद आने लगती हैं। फिर मैं साहिर साहब को सोचता हूँ, तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम या तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो कुछ गलत फहमियाँ जिंदगी में हो जाती हैं, उन मोहतरमा का कोई इसमें दोष नहीं था। बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा जो फायदा रहता है, आप फॉरगिविंग हो जाते हैं, वो नहीं बता सकते। आप यूं ही फालतू में किसी को दोष नहीं देते। हाँ। और कौन सी मोहतरमा सब पूछ रहे मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। अच्छा, तो वो सिलसिला ये रहता है और उसकी सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो यादें इतनी अच्छे तरीके से चस्पा होती है। फिर हम कहते हैं याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए तुम्हें, दिल क्यों अच्छा करें क्या? दिनों को याद करने के लिए ये सारे गीत मोहम्मद रफी साहब के गा रहा हूँ मैं आपके सामने, और मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या कहना, क्या गाना। स्क्रिप्ट लेकर तो मैं कभी आता ही नहीं। और फिर क्या होता है, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसीना, जुदाई में नजर आती है ये सब प्यार की बात। अच्छा फिर छोड़ो यार, सब सिलसिला खत्म करो। और फिर ये नसीब में ही नहीं था। देख सबसे बड़ी चीज होती है कि जिंदगी में जो चीज नहीं हो रही है नसीब पे डाल दो, और नसीब इतना शरीफ बेचारा हर चीज अपने ऊपर ले लेता है। सारी खुशियां मोहब्बत की
जमाने के लिए मैंने तो प्यार के आंसू बहाने के लिए। सारी खुशियाँ। तो बात को यहाँ तक इसलिए मैं ले आया कि फिर अब फर्क नहीं पड़ता, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। कितना खूबसूरत मुकाम है जिंदगी का, होने को कुछ बचा नहीं और पाने की ख्वाहिश नहीं। अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, जाने किस किस से गिला था, उसने ये किया उधर, कुछ नहीं, जो होना था हो गया। और आखिरी जो हिस्सा रफ़ी साहब ने गाया, वो बसंती जी ने गा दिया था कि सुहानी रात ढल चुकी, और इतने में दरवाजे पर दस्तों के मेरे साथ तशरीफ अगर ये कशिश आवाज में है तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि रफ़ी साहब की आवाज कितनी खूबसूरत थी। और मैं आखिरी जो हिस्सा मुझे उनका लगता है सबसे मधुर, ये देर रात आप समझ लीजिए, सब दिन बीत गया, 11-12 बजे के करीब, मन फिर उदास होता है लेकिन उम्मीद हारनी नहीं है। माना जिकिरा माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। आप मत सो जाइए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कैसे हो सका। मुख्तसर सी बात पे मैं आपको बता दूं, मुख्तसर सी बात क्या है, ये सब कैसे हो सका। 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, वो लिखे जा रहे हैं। और कैफी आजमी साहब, मैं उनके आशियाने पे 5 दिन रहा था, आज मुझे वो चेहरा याद आता है। जब क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे, रखते रफ़ी साहब का गाया गीत। उसके बाद में फिर आगे चला लेक टंडन जी से, तो दोस्ती सी हो गई थी और सवाल जवाब ऐसे करता था जैसे 7वीं क्लास का बच्चा करता है। मैंने कहा देख जी मुझे एक गाना बहुत पसंद है, आपकी पहली फिल्म प्रोफेसर, आवाज वो मुस्कुराए, पंजाबी में बात करते थे लेक जी हमेशा, वो सानू की फर्क रहता पंजाबी से गल करनी, पंजाबी करो। और दत्त साहब मैं तुहानू दसा इस गाने की छोटी जी कहानी है। मैं कहा जी बताओ। गाना बन के तैयार हो गया, हसरत जयपुर ने लिख लिया, शंकर जैन ने धुन बना ली और लता मंगेशकर और रफ़ी आ गए ने रिहर्सल। आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो वो आ गए रिहर्सल के लिए, रिहर्सल हो रही है और गाना इतना मधुर लग रहा है, सबको, साजिंदे भी खुश हैं। और पहला अंतरा और पहला मुखड़ा जो गाया वो लता जी ने गाया। शम्मी कपूर हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग पे मौजूद रहते थे, ये उनका उसूल था। भाई लेक जी बड़े अच्छे दोस्त थे दोनों। लेक जी ये क्या सिलसिला है यार, ये अंतरा गया, ये मुखड़ा भी चला गया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, शम्मी कपूर क्या कर रहा है। शम्मी कपूर तो हिट हो चुके थे तब तक। तो लेक जी ने कहा देख शम्मी बात सुन ले, ये गाना जो बनाया गया ना, इसमें तो आने दे एक बार रफ़ी साहब को, फिर देख कमाल। तो बेचारा टूटे मन से उसने कहा कोई चॉइस है नहीं, और प्रीमियर हो रहा है फिल्म का और वहाँ भरे पड़ा है हॉल और सामने बैठे हैं देवानंद, महमूद, R.D. बर्मन, फिल्म इंडस्ट्री का एवरीबडी वाज समबडी। और इतने में ये गाना आया, लोग सुनने लगे और सुनते सुनते अचानक बीच में आवाज आई, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा, जरा दिल की जानिब निगाहें उठा मोहब्बत में। बस इसके बाद जो तालियां बजी हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और लेक जी ने शम्मी की तरफ देखा, शम्मी ने हल्के से उनको आंख मारी, यार यू हैव डन इट यार। और सच है ये रफ़ी साहब की आवाज का जादू है, क्योंकि वही लेक टंडन जी ने मुझे एक बार बताया कि गाना बन के तैयार हुआ, रिकॉर्डिंग होने जा रही है, रिहर्सल चल रही है, रफ़ी साहब गा रहे हैं ला 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 ला, कौन है जो सपनों में आया। तो लेक जी ने मुझे बताया, ओए रफ़ी साहब, ओए गाना शम्मी कपूर नहीं गा रहा है यार। शम्मी कपूर नहीं गा रहा है, कौन गा रहा है? राजेंद्र कुमार दे ये गाना। अच्छा रुको, राजेंद्र। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खासियत जो कभी किसी सिंगर में नहीं देखी गई, जिसके लिए गाते थे प्लेबैक,
वो लगता था ये वही है। आज मौसम धर्मेंद्र के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। गुजरे हैं आज इश्क में, दिलीप साहब के। तो ये जो कमाल है। और चलते चलते एक बात मेरे मन में बड़ी रहती थी, जिस पे काफी डिबेट भी होती रहती थी। वो डिबेट यही होती थी, यार रफ़ी साहब को 6 बरस तक बनवास झेलना पड़ा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। 1969 का जब गाना आया तुम बिन जाऊं कहां, तो ये किशोर ने भी गाया, रफ़ी साहब ने। इत्तेफाक ये है कि किशोर का गाना हिट हो गया, रफ़ी साहब का गाना चला नहीं। इतने में आराधना के दोनों गाने आ गए, जो गाने तो रफ़ी साहब ने थे, लेकिन पंचम थोड़ी सी उस्तादी खेल गए और उन्होंने वो दोनों गाने किशोर से गवा दिया और सुपर हिट गाने थे, रफ़ी साहब का सितारा भी। लेकिन उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया 1976 में, और मुझे खुशी ये रही 23 सितंबर को जब मैं लोनावाला में कंवर जी साहब अनुराधा जी के आश्रम पे था, तो एक मंडली आई, उसके सरताज कौन थे? रमेश तलवार साहब, एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो रमेश तलवार साहब को देख के मैंने कहा रमेश जी धन्यवाद करना है मुझे तो आपका। उन्हें पता लग गया था, मैंने कहते रमेश जी किस बात का धन्यवाद? मैं कहा आपको धन्यवाद ये करना है कि आपने अपनी फिल्म में जो अंतरा रफ़ी साहब से गवाया है, वहां से रफ़ी साहब की बात, ये मस्तियां ये बाहर, अब आप ऐसी खुली उन्मुक्त आवाज अरसे से नहीं सुनी गई। और रफ़ी साहब की वापसी हो गई, लेकिन 31 जुलाई 1980 और कंवर जी से तो मैं मित्र से अक्सर ही कहा करता हूँ, कभी कभी बैठे होते ना तो यार कुछ ऐसा ही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। मैं क्या समझ नहीं आ रहा, वो गाना याद है को, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, क्या इसमें मेरे पे है, मैंने एक्टिंग करी है इसमें। मैंने कहा इसकी बात सुनो, खयाम साहब का संगीत है, कमाल अमरोली साहब का लिखा हुआ है, हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी बजाई है, शिव कुमार शर्मा जी का संतूर है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, अदाकारी कर रहे हैं कंवर जी से। तो भाई एक जीवन में इतना अगर एक इंसान को मिल जाए तो इसके अलावा और चाहिए। तो बस वही बात मोहब्बत, देखिए मोहब्बत की बात है। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो फरिश्ता थे, मैंने जैसे कहा ना कि आखिर में जाकर जब वो दुनिया से रुखसत है, पूरा बॉम्बे, इतनी बारिश रात को हो रही थी उस वक्त, और अगले दिन जब हुआ तो वो गए वहाँ पर सब लोग, लेकिन गाना बैकग्राउंड में बज रहा था, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, ज़मीं रो रही है, मची है दुहाई, अमन का फरिश्ता थे रफ़ी साहब। और अब मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों में से जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ना कुछ गाएं, उन्हें याद करें। और मैं विशेष आभार करता हूँ मोना जी का, बड़ी हिम्मत चाहिए भाई इसके लिए, सचमुच वीडियो बनाने के लिए। मुझे एडवांटेज हो जाती है कि कुछ पुराने संगी साथी मित्र मेरे से जुड़ गए हैं और ये वीडियो देख लेते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई जिंदा है अभी, और ताविंदा है अभी, उड़ता हुआ परिंदा है अभी। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है, यूट्यूब पर जब ये चला जाता है, साथी संगी मेरे मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं, आप लोगों की तरह से ही। और अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं वो सिलसिला। बहुत शुक्रिया, याद करते हैं रफ़ी साहब को, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू की ख्वाहिश है, एक गाना उनका रफ़ी साहब का है जो दिलीप साहब पे पिक्चराइज किया है, वो फिल्म भी मुझे बहुत कमाल की लगती है। दिलीप साहब की फिल्म्स का जब भी मैं कभी जिक्र करता हूँ, मधुमती, आदमी, दिल दिया जग दिया, संघर्ष, अराउंड 60-70 फिल्म के बीच में जो उन्होंने की, इसमें एक गीत है जो नौशाद, अरे नौशाद साहब को कैसे भूल सकते हैं भाई, नौशाद साहब तो उनकी ज़िंदगी की रूह है। और हमारी खुशी है कि 25 दिसंबर नौशाद साहब की सालगिरह, यानी कल हम ऑन द ईव ऑफ नौशाद साहब सालगिरह, हम नौशाद साहब को याद कर रहे हैं। जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी यादों से कोई मुझे आवाज़ दे, दर्द में डूबे गीत न दे, हम बस सकता साज न दे, ओ हो
वेरी नाइस। क्या मोना जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महफिल उरूज पे आ चुकी है और हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। यकीन मानिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कहीं भी हो रहे हों, इस प्रोग्राम की जो महक है, जो खुशबू है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी खुशी है। अब अपनी मर्जी से जिसका जो मन करे, मतलब कोई बात नहीं, जो जी में आए गा दीजिए। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रफ़ी साहब ये कहकर रुक सकते थे, और ये सच है। अब ज़माना उन्हें ढूंढ रहा है, अब ज़माना उन्हें ढूंढ रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे जब विश्व जी ने कहा कि भाई यहाँ एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, तो कुछ मैं अपने बारे में बताऊँ, कुछ रफ़ी साहब के बारे में बताऊँ। मैं अपने बारे में तो बस बात इतनी सी है, मैं बहुत छोटा सा था, 5-6 साल का। मुकेश साहब की आवाज़ से मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई। मेरे जज्बों में इतनी सदाकत थी कि मैं मुकेश साहब से 2 बार मिल भी पाया 1973 में शिमला में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मैंने एक गीत सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब 6-7 साल की उम्र में मैंने इस गीत को सुना, मैंने कहा ये भी एक आवाज़ है। और ऐसा ताल्लुक़ बना उस आवाज़ से मेरा कि मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो मैं गाता था, अवार्ड मिलते थे। और मेरी खुशी ये रही, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर देहरादून हरिद्वार के पास एक छोटा टाउन है बेंगलोर के मुकाबले, काफ़ी छोटा। तो मैं गाता था, कोई अवार्ड, लेकिन ये भी किस्मत है कि कोलंबस है किस्मत। गाने का शौक और तालीम की दुनिया में मैं चला गया। मैं लेक्चरर हो गया 1973 में, और 2013 में मैं रिटायर हुआ। 40 साल में मैंने इस पढ़ाकर। लेकिन मेरा जो मोहब्बत इन कलाकारों से है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। 2013 में जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे विद्यार्थियों की वजह से, चूँकि वो भी चाहते थे कोई संपर्क बना रहे, तो YouTube पे मैंने एक चैनल बनाया जिसमें मेरे काफ़ी सारे पुराने विद्यार्थी मुझसे जुड़ गए। रमेश दत्त नाम से, देखने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा नहीं होती, 35-40 मिनट से कम मैं किसी से बारे में बोलता नहीं, सबके बारे में बोलता हूँ। और पहले ही मैंने विश्व जी से कहा था कि देखो मुझे ड्यूरेशन बता दो, तो उन्होंने कहा बस 5-7-10 मिनट अपनी बात कह लीजिए कुछ रफ़ी साहब के बारे में। मेरे बारे में तो इतना ही है कि एक हद, एक जुनून तक 50s और 60s का सिनेमा मुझ पे तारी है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि बचपन में मैं क्या करता था, पढ़ने से ज़्यादा शौक़ मुझे फिल्मी मैगज़ीन्स देखने का था। आप में से कुछ हम दौरी जानते होंगे कि उस ज़माने में 60s में कुछ मैगज़ीन आती थी हिंदी में, युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, इंग्लिश की भी आती थी फिल्म। तो उसमें एक बात लिखी होती थी, और वो बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब भी मैं कुछ जानना चाहता था उसमें लिखा जाता था 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। अब ज़्यादा पता ना चले कोटला सुल्तान सिंह क्या है, कहाँ है। अभी कुछ बरस पहले मैं कोटला सुल्तान सिंह चला गया, और वहाँ जाकर के जब मैंने देखा गांव के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ से मेरी तीर्थ यात्रा शुरू हुई। मैं अंदर गया, उस स्कूल में पहुँचा जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़ते थे। पहले ही आपको बता दूँ कोटला सुल्तान सिंह में वो सिर्फ 11 बरस की उम्र तक रहे, उसके बाद वो लाहौर चले गए। तो मुझे खुशी ये है कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मैं मिल पाया जिनके दादा परदादा जो थे वो रफ़ी साहब के दोस्त थे। तो कुछ बातें मुझे ऐसी मालूम हुई जो किताबों में या मीडिया में या पन्नों पर अलग जगह नहीं आती। जैसे सबसे बड़ी बात तो एक आती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से किसी ने पूछा भाई आपको इतनी दिलचस्पी संगीत में हुई कैसे? तो उन्होंने कहा भाई मेरी गली में से एक फ़कीर गुजरता था, गाता हुआ जाता था, और मैं उसके पीछे जाता था। छोटा सा 9-10 साल का मैं था, और मुझे खुशी ये रही
एक दिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का घर जहाँ होता था उसके सामने उस गली से गुजरते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करता था। तो वो किसी ने पूछा भाई मोहम्मद रफ़ी साहब से वो गाना क्या गाता था? तो उन्होंने कहा वो गाना गाता था, खेडने दे दिन चारनी माए, खेडन दे दिन चार, ये गाना गाता था। बस उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए और बाकी तो मिस्टर गूगल का जो काम है वो यही है कि हर चीज़ वो उनके बारे में बता देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों याद करता हूँ। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को इसलिए याद करता हूँ, वेरिएशंस, मन दर पद हरिदर सन को आज, जब धर्म की बात आती है तो वो ये गाना गाते हैं। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो वो गाते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब देखिए जो आदमी धार्मिक गीतों को गा रहा है और वो एकदम यहाँ आता है, लेकिन मोहब्बत की एक सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, अक्सर बिछड़ जाती है, बिखर जाती है। और फिर आप गाते हैं, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत जो गया हो किसी का। अब इतनी वेरिएशन। और एक बात खास है, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी की बात है और जो मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा एक दोस्त आज भी मौजूद है, उनका नाम है कंवलजीत सिंह। 1960 में हम कंवलजीत सिंह से मिले, 55 बरस बाद की दोस्ती उतनी खूबसूरत है। मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब का कितने लोगों पर कैसे असर पड़ता है। हम लोग बैठे थे एक दिन, 25-30 साल पहले की बात है, कंवलजीत और मैं बैठे थे। तो मैंने कहा, वो कह लगे यार काम तो बहुत मिल रहा है लेकिन कुछ थोड़ा सा मिसिंग है लाइफ में। मैंने कहा जब तुम्हें ये लगने लगे ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो सिर्फ एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना याद कर लेना, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। तो कहना इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया। इसका संगीत किसका है? मैंने कहा, कहते खयाम साहब का। लिखा किसने है? कमाल अमरोही साहब ने। इसमें जो संतूर बज रहा है वो कौन बजा रहा है? शिव कुमार शर्मा जी बजा रहे हैं। बांसुरी कौन बजा रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया जी बजा रहे हैं। और भाई पर्दे पे इसको कौन अदा कर रहा है? वो कंवलजीत सिंह है। तो अब आप ये बताइए कि एक जीवन में इतने सारे कलाकार इकट्ठे होकर एक गाना अगर किसी को देते हैं तो वो भूलता नहीं। मेरी परवरिश बरगद के पेड़ों के तले हुई है। 5 दिन मुझे कैफी आजमी साहब के साथ रहने का मौका मिला था 1973 में। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, रफ़ी साहब ने गाया हुआ। उसके बाद में गुलजार साहब से मुझे 70 मिनट का मौका मिला बात करने का, और वहाँ भी रफ़ी साहब आए बीच में। जब भी ये दिल उदास होता जाने कौन आस पास होता है। एक बात मेरे मन में हमेशा थी कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया 1969 के करीब, और रफ़ी साहब की वो शोहरत जो थी थोड़ी सी फिसल गई। किशोर कुमार का ज़माना आ गया। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। अब ये गाना है किशोर ने भी गाया और ये रफ़ी साहब ने गाया। किशोर का गाना पॉपुलर हो गया, धुंधला आ गए रफ़ी साहब 6 बरस के। तो मैं हमेशा ये देखा करता था कि उसके बाद वापसी हुई राजा की, बादशाह वापस लौटे, और जब वो लौटे किस गाने के थ्रू लौटे? ये मस्तियाँ ये बहार, ये एक गाना है। इसमें किशोरदा ने, लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो आवाज़। तो इत्तेफाक ये है, अभी 23 सितंबर को मेरी मुलाकात इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार साहब से होगी। तो मैंने उनको कहा, रमेश जी मुझे आपका धन्यवाद करना है। तो
तो उन्होंने कहा रमेश जी किस बात का धन्यवाद करना है? मैंने कहा धन्यवाद ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वापसी लाने में आपके इस गाने का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने फिर राजेश भूषण की बात करी। तो अब जो सिर्फ बात है, प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी दूर तक और देर तक चलाना है, और मुझे विश्व जी ने बोला था कि बस शुरुआत करा देना। मेरी कुछ मसरूफियत है, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना था। कुछ देर के बाद में मैं रुखसती लूँगा, लेकिन फिर कभी अचानक ऐसे ही आ जाऊँगा, और एक गीत मैं एक अंतरा उसका चलते चलते आपको सुना करके रुखसती देता हूँ। दर्दी की बातें जब हम रफ़ी साहब की देखते हैं, 1966 के करीब मैंने जैसा मैं कहा, मैं प्रोफेसर हो गया, पढ़ाने लग गया, पीएचडी भी नौ करवा दी। काम तो स्टूडेंट करते हैं, नाम प्रोफेसर का होता है, और 40 साल गार्ड पे दिए। और अब 12 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा सिर्फ गाने और 50-60s का सिनेमा। 1966 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना गाया, इतना दर्दीला गाना कम ही सुनने को मिलता है, और वो गाना था बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर, पर काट के किसी के परवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब है। आप कितना कहना चाहें, कि जितना कहना चाहें आप आराम से उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन कुछ देर मैं भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से चल के आया, तो यहाँ काफ़ी बड़ी महफिल आज जमने वाली है, और मैं आप साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी खामोशी से मेरी बातों को सुना, और मैं जब बात करता हूँ तो करता ही रहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। सर आपको एक मिनट, दर्शक का व्यक्तित्व बहुत निराला है, और उनसे ये बात सीखने की है कि रिटायरमेंट के बाद भी कितना मस्त जीवन जिया सकता है, ये उनसे सीखने की बात है। 74 नॉट आउट। इनकी जीवनी के ऊपर में एक किताब भी लिखी गई है, गाता जाए बंजारा, तो वो अमेजोन पर उपलब्ध है, और एक दूसरी भी निकलने वाली है, और यूट्यूब पे इनके करीब 600 से ज़्यादा वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट प्रोग्राम का तरीका बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। पहले जो सीक्वेंस आप लोगों ने लिया उसी हिसाब से। पॉजिटिविटी है, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ गई थी, और इसी की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँच भी गया हूँ। तो मैं ये आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभिषेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पहले सिंगर को बुला। फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और हर महफिल जो यहाँ हम करते हैं उसकी खुशी देर तक हम पे रहती है, इतने में फिर हम आ जाते हैं। तो इस बात पे मुद्दा नहीं, कोई ख़ास वजह भी नहीं, लेकिन ये है कि एक दौर चल रहा है रफ़ी साहब का, क्योंकि अभी हमने 24 तारीख को उनकी जन्म शताब्दी मनाई। हमारे एक मित्र के आशियाने पे हम लोग बैठे, हमने गाए उनके गीतों को, तो हमें यूँ लगा कि जो श्रद्धांजलि हमने उन्हें देनी थी वो हम दे पाए। तो कुछ संगीत साथी मौजूद हैं, और रमेश भाई तो आए हैं बाकायदा इरोक से, इंटरव्यू सिंगर भी, और बाकी सब बाज़ौक़ इंसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ बातें इससे पहले कि मैं रफ़ी साहब के बारे में जिक्र करूं, क्योंकि 25
26 तारीख 3 ही दिन बीच में गए हैं, सेंटिनरी हुई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस खूबसूरत मौके को और खूबसूरत बनाने का एक तरीका है, कुछ मैं अपने तरीके से करना चाह रहा हूँ। मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ। इतनी बड़ी इवेंट थी हमारे लिए ये, रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में पौंटा साहब का गुरुद्वारा है, उसके पास में इन दिनों गुड़ बनता है। तो मैं वहाँ से ये गुड़ बनवा कर अपने सामने लाया। इसकी जो लज़्ज़त है वो इतनी खूबसूरत है कि अभी हम 3 दिन पहले जब 24 तारीख को मना रहे थे और तब वहाँ जिन लोगों ने इसका जायका लिया, उनमें से कुछ निमंत्रण मुझे इस रूप में मिले कि भाई 250-300 ग्राम भी हो तो हमें दे देना। तो ये आपके लिए पूरे इसमें आप इसका लुत्फ़ ले सकती हैं और बहुत खुशी रहेगी हमें। और जैसा होता है कि हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, तो होस्ट जो हमारे हैं दोनों ही बड़े बाज़ौक़ इंसान हैं, उनके लिए भी हम कुछ रखते हैं साथ में। ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी इस सेंस में है कि भाई जहाँ ये रहते हैं वहाँ काफ़ी सकारात्मकता रहती है। ये भी आपके लिए है, जाहिर है। और शौविक साहब चूँकि अपने काम पे लगे हुए हैं, इसलिए उनका भी ये बात यस, थैंक यू। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बातचीत कहना, लेकिन फिर एक बात और कि ये मेरा जो है ना अक्षय पात्र, ये हमेशा मेरा साथ देता है, नेवर डिसअपॉइंट्स मी। मैं आपको शायद याद हो कि पिछली बार भी कुछ कलम भेंट किए थे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कलम मैं हमेशा भेंट करता हूँ, लगभग 40 बरस से ये काम मैं करता चला रहा हूँ। तो मैं आपको ये कहता हूँ पहले, क्योंकि जब मैं एक बार शुरू करूँगा तो बस फिर मैं शुरू ही करूँगा। और ये आपकी जो दुआएं हैं बस सही, ये बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स। और कोशिश ये रहती है कि डिजिटलाइजेशन बड़ी तेजी से होता चला रहा है और मैं हूँ पाषाण युग का प्राणी। तो इस कलम के जरिए मैं उस दौर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको काम आना चाहिए, ओके, ये हर जनरेशन को काम आता है। ओके, ये आपके। और चौबे साहब को भी मैं देख सकता हूँ, मैंने ये मेरा हाथ निकला, ये यहाँ पर। तो इस तरह से हमने अपने दिन को शुरू कर लिया और बहुत खुशी मुझे इस बात की भी है कि हमारे पास बाकायदा यहाँ पर आए हैं रमेश साहब। ये विंसेंट वैन गॉग आपके लिए मौजूद है। तो मेरा ये जो सिलसिला रहता है ये मैं अक्सर ही करता रहता हूँ, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे दो हमारे यहाँ पर हैं, उनके लिए भी ये रहती है। अनंतता दे देगी, एक बच्ची पहली बार मुझे दिखाई दे रही है, ये इनको दे दीजिए। और इसके साथ फिलहाल मैं अक्षय पात्र को बंद कर रहा हूँ। अब लगता है कि अब हम प्रोग्राम को अपने शुरू करें। कोई दस्तक से जरा सी आहट होती है तो ये लगता है कि कोई शनासा आया है जिसको दिलचस्पी है उस प्रोग्राम में। अच्छा, अब ये माइक से करना है या बिना माइक के करना है? आपको जैसे कंफर्टेबल। मैं वैसे भी बिना माइक के भी चल जाता है, बिना माइक के माइक के साथ भी कर सकता हूँ। ये कलम आपके लिए है, आते ही सबसे पहले आपका स्वागत कलम से। वैसे अगर आपको लग रहा है कि ऐसे भी ठीक है तो मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ बातें मुझे उन कलाकारों के बारे में कहनी होती हैं, मैं कहता हूँ। अभी भी लिमिटेड ऑडियंस है तो उससे करता है। देखिए, अभी जब 24 तारीख को हमने जन्म शताब्दी मनाई रफ़ी साहब की, तो वहाँ हमने किस रूप में उन्हें याद किया। किसी भी बड़े कलाकार को याद करना आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल काम इस सेंस में है कि एक मिस्टर गूगल है, उनके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, उससे भी आगे कई चीज़ें सामने आ गई। तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जो कम देखने को या सुनने को मिला हो, तभी उसकी कुछ बात बनती है। तो मैं एक ऐसे गीत से शुरू कर रहा हूँ जो सुनने में बहुत कम आया, लेकिन उसका असर बहुत होता है। वो गीत कुछ इस तरह से था, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर, पाऊंगा हर शय में
रफ़ी साहब के होते हुए ये प्रश्न उठता था, भाई एक दिन तो आएगा रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत होंगे, फिर उसके बगैर कैसे होगा। लेकिन ये गीत अपनी रुखसती से पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये किसी फिल्म में आया नहीं। तो रफ़ी साहब को याद करने का एक आसान तरीका ये है कि मैं बचपन से ये सुनता रहता था, किताबों में पढ़ता रहता था कि कोटला सुल्तान सिंह में वो पैदा हुए थे। तो मैं एक दिन कोटला सुल्तान सिंह पहुंच गया था और वहाँ जाकर कुछ बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई। मैं उस स्कूल में गया जहाँ वो पढ़ते थे, क्लास 4 तक उन्होंने पढ़ाई की। प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से मेरे साथ में जुड़ गए तो उन्होंने कहा देखिए आइए मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे रफ़ी साहब बैठते थे। चूँकि उनके दादा परदादा जितने सीनियर्स थे वहाँ के वो बताते थे, उनमें से कुछ तो रफ़ी साहब के साथी थे। तो मैं उस जगह गया, उसी सीट पर मैं बाकायदा बैठा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक दौर को लौटा रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चे ये होते थे। मुझे ये भी खुशी रही कि मैं कोटला सुल्तान सिंह में अक्सर रफ़ी साहब से जब पूछा जाता था कि भाई रफ़ी साहब आपने संगीत में इतनी दिलचस्पी ली कैसे? तो मैं बहुत छोटा सा था, रफ़ी साहब ने कहा 6-7 साल का होऊंगा। मेरी गली से एक फ़कीर गुजरता था और वो कुछ गाता हुआ चला जाता था, मैं उसके पीछे पीछे जाता था। मेरी खुशी ये रही कि मैं उस घर में जहाँ वो पैदा हुए थे, उस घर के अब मालिक के साथ वहाँ पहुँचा, उस जगह को देखा, उसको छुआ, प्रणाम किया, नमन किया, उस गली के पास से गुजरा जहाँ वो फ़कीर गाता हुआ जाता था। ये बात जानने में थोड़ा वक्त लगा कि वो गाता क्या था, और फिर पता लगा वो गाता था खेडने दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार, लाइफ इज मेड ऑफ ओनली 4 days, बस ये 4 दिन, इसके बाद सब तक ये गीत गाते हैं। उसके बाद रफ़ी साहब का परिवार वहाँ से शिफ्ट कर गया, लाहौर चले गए। बाकी सारी कहानियाँ जो हैं वो मेरे सामने आती है। मेरे सामने जो बड़ी बात है वो ये है कि हम इतने बरसों के बाद, 44 बरस तो उन्हें दुनिया से रुखसत हुए हो गए, हम कैसे और क्यों उनको याद करते हैं? देखिए सच्ची बात ये है कि जो रफ़ी साहब ने कर दिखाया वो कोई भी नहीं कर सका, और वो सारे सिंगर जो उनके दोस्त थे वो इस बात को मानते थे। वो मानते थे कि भाई जो रफ़ी साहब कर गए वो कमाल कर गए। और देखिए अशोक कुमार उस जमाने के छाए हुए कलाकार थे, नंबर 1 पे रहते थे। ये हमारे त्रिदेव जो हैं ये उनके सामने बच्चे थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और तो एक गीत की रिकॉर्डिंग उन्होंने करा ली अपने लिए, क्योंकि उनका नाम बहुत था, लेकिन वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बाद में रहे। वो गाना किशोर कुमार से गवा दिया उन्होंने, और अशोक कुमार कहने लगे भाई है मेरा, लेकिन बात बनने की, इस गाने को तो रफ़ी साहब से। कितना अकेला कितना अकेला, ये तूफान में प्यार कहाँ फिल्म थी, और रफ़ी साहब को कहा गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। अगर उन्हें मालूम होता कि ये किशोर गा चुके हैं तो रफ़ी साहब उस गाने को गाने वाले नहीं। बाद में कहीं ये बात लगी। तो अब आप बताइए कि भाई भाई के गाने को छोड़कर कह रहा है भाई मोहम्मद रफ़ी यहाँ पे जरूरी, क्योंकि जहाँ रफ़ी साहब की जरूरत है, किशोर कुमार पर्दे पे मौजूद है, और वो आवाज़ किसकी आ रही है पीछे से? रफ़ी साहब की। मन मोरा बावरा, तानपुरा बजा रहे हैं किशोर कुमार, पीछे आवाज़ आ रही है मोहम्मद रफ़ी। और एक गाना और उसमें, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, इसमें किशोर कुमार सामने पर्दे पे मौजूद हैं और प्ले करते हैं मोहम्मद रफ़ी। तो रफ़ी साहब की ज़रूरत इसलिए है, कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने रफ़ी साहब के प्लेबैक को नहीं? वो जो हमारे त्रिदेव थे वो तो दीवाने थे। सबसे पहले ही राज कपूर ने बड़ी जल्दी उनके गाने को लेकर के देखा, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा, लेकिन कहने लगे यार बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन मेरे लिए मुकेश ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके बाद में जब जोकर फिल्म बन रही थी, सारे गाने मुकेश और मन्ना टिके, और एक जब हीर गाने की बात आई, सदके हीर तुझ पे हम फकीर सदके, ये रफ़ी साहब है, ये रफ़ी साहब की जरूरत है। जहां रफ़ी साहब की जरूरत है वहां कोई और आवाज आ नहीं सकती। और देव साहब के तो क्या कहने की, पहली फिल्म जिद्दी में किशोर ने गा दिया गाना, और वो गाना भी जो उन्होंने गाया वो गाया, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। वो जमाना ऐसा था कि सैगल साहब के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था, अभी हम सैगल साहब थे। तो किशोर ने जो ऐसे लिया तो बर्मन दादा ने कहा, ए किशोर
छोड़ परे, अपनी आवाज में वापस आ। तो देव साहब ने कितने गाने जो हैं वो किशोर कुमार से लिए, लेकिन उसके बाद उनका मन हमेशा न जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देव जानते थे कि ये गाना सिर्फ रफी साहब गा सकते। इतना खूबसूरत गीत गाया फिल्म गैम्बलर में किशोर कुमार ने। दिल आज शायर है, ऐसा मन उतरता चला जाता है, लेकिन देव साहब को पसंद है। मेरा मन तेरा प्यासा, यानी कि जहां रफी हैं वहां रफी। और दिलीप कुमार साहब ने शुरू में बड़े तजुर्बे किए, तलत महमूद उनके लिए गा रहे हैं, मुकेश साहब उनके लिए गा रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार आखिर में आकर के टिके तो टिके मोहब्बत। नादनी का कोई भरोसा, कितने सारे गीत आप सुनते हैं। अगर आप देखें अगली पीढ़ी जो आती है, ये तो नंबर 1 पे आ गए, इसके बाद में राजकुमार ने गाया मोहब्बत के सुहाने दिन, राजेंद्र कुमार ने गाया मेरे महबूब तुझे, और सुनील दत्त ने गाया मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। अब एक कलाकार ऐसा है जो इतना ईमानदार है, वो कहता है मेरी पहली 12 फिल्म चली नहीं, 12 फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री बाहर कर दी थी, लेकिन वो कलाकार हार मानने वाला नहीं। और जश पल रफी साहब ने उसके लिए गा दिया यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा। शम्मी कपूर इतने ईमानदार हैं, कहते हैं कि एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई कमाल ये है कि मेरी कामयाबी आई 12 फिल्म के बाद और फिर लगातार मुझे कामयाबी मिली। 2 बातें जिम्मेदार हैं, एक मोहम्मद रफी साहब और दूसरे कश्मीर, क्योंकि शम्मी कपूर की फिल्म में जिस तारीफ करूं, ये जो गाने बनाते थे शम्मी कपूर, तो ये जो सारे के सारे कलाकार उस दौर के हैं। शशि कपूर को भी देखिए, शशि कपूर मुकेश साहब को बहुत पसंद करते थे, लेकिन सारी खुशियां मोहब्बत की जमाने के लिए, एक के बाद एक कलाकार, पीढ़ी बदलती जा रही है, रफी साहब वहीं मौजूद हैं। और जैसा मैंने बताया कुछ बातें तो मुझे सचमुच सुनने को मिल जाती थी फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, दैट इज प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेक टंडन जी। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और कमलजीत और हमारे मित्र और अनुराधा पटेल जी के आशियाने पे अक्सर हम मिलते ही थे, बरसातों में लंबी लंबी बातें करते थे। तो वो मुझे बताते यार रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं, पंजाबी में बोलते थे, रफ़ी साहब का कोई कहना नहीं यार, क्या कमाल का बंदा है। हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, ला 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 ला, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मैं रफ़ी साहब सुनो सुनो, रफ़ी साहब सुनो, और ये गाना शम्मी कपूर नहीं गा रहा है सर, तो कौन गा रहा है? ये राजेंद्र कुमार गा रहा है। आवाज का जो मॉड्यूलेशन है जितना रफ़ी साहब ने किया वो कभी कोई नहीं करता है। बर्मन दादा ने धुन तैयार कर ली कि बड़ा मुश्किल गाना है, कायदे से वो गाना बनाना तक जा सकता था, लेकिन बर्मन दादा ने कहा ये मोहम्मद रफ़ी और अशोक कुमार के ऊपर पिक्चराइज होना, नाचे मन मोरा भगन तिकदा धीने धीने, क्या गाया है रफ़ी साहब ने। और इस गाने की सबसे खूबसूरत बात है इसका तबला, तबले पे उस जमाने के समता प्रसाद जी को इसमें लाने के लिए बर्मन दादा को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो जो हमारा आज का सबसे अहम हिस्सा है इस प्रोग्राम को जो हम आपस में बैठ के कर रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं हम, वाई मोहम्मद रफ़ी साहब। इतने सिंगर्स के होते हुए भी जहां उन्हीं की जरूरत, ओपी नैयर तो लगभग दीवाने थे उनके, और जब उनके लिए है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। अभी दरअसल 24 दिसंबर की शेडो है, आज हम 28 दिसंबर को बैठे हुए हैं और इस खूबसूरत आशियाने पे, और हम और अभी सभी साथियों से सुनेंगे, लेकिन शुरू में जब मैं अपनी बात कह लेता हूँ तो उससे ये हो जाता है कि ये बातें जनरली क्या होती हैं कि मैं किसी जगह से गूगल वगैरह से कोई हेल्प नहीं लेता। ओवर द ईयर्स जहाँ से मेरे को ये बातें सुनने को मिली, मैं इन बातों को वहाँ से लेकर के आप लोगों तक लाता रहता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है सीक्वेंसिंग।
सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि भाई इसके बाद फिर अगली पीढ़ी आती है। वो जितेंद्र जो हैं वो आ गए और उनको बड़ा ऐसे धोती कुर्ता सा पहना दिया अभी शांताराम जी ने। जितेंद्र तो उसमें रहने वाले इंसान थे नहीं। और जब रफ़ी साहब को उनके साथ में लाया गया, मस्त बहारों का मैं आशिक नेवर। जितेंद्र की जो सारी जिंदगी है वो उस मस्ती में है। संजीव कुमार भी ताजे ताजे आए थे, खिलौना जाने का। और देखिए परीक्षित सानी, मिले ना भूल तो कांटों से दोस्ती करी। ये कमाल है रफ़ी साहब का। जितना मैं समझ पाया हूँ, झगड़े भी उनके हुए, उन्होंने किए या लता जी ने किए, ये तो लता जी तो ये कहती हैं कि रफ़ी साहब ने किए। रफ़ी साहब ने इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं। हाँ ये है कि रिकॉर्डिंग हो रही थी सलील साहब की, तस्वीर तेरी दिल की। अब तस्वीर तेरी दिल में दोनों के बीच में एक नाइट तो हकी होगी और वही तय हुआ कि इसके बाद हम इकट्ठे गाएंगे। लगभग 4 बरस तक रफ़ी साहब और लता जी ने नहीं गाया, जिसका फायदा कई सिंगर्स को मिला, फीमेल एंड मेल बोथ। जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई उनके लिए। लेकिन वही 5 बरस अभी बीते नहीं और एक बार फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया बर्मन दादा ने। दिल पुकारे अरे अरे अरे। रफ़ी साहब की आवाज एक झरने की तरह से बहती है और उस आवाज में अगर खुशी है तो उसमें दुख भी इतना ही गहरा है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। धर्मेंद्र को तो बहुत ही पसंद थे और धर्मेंद्र के गीत को खास तौर से बड़ा पसंद है। मैं निगाहें, ये ज़खीरा रमेश जी का है। तो उस गीत को इतने खूबसूरत अंदाज में ये गाते हैं, जिन्हें हम सुनेंगे भी अभी, क्योंकि अभी ये इतने खूबसूरत अंदाज में गाते हैं कि इतना, मैंने इससे पहले कभी इस गीत को किसी इस रूप में गाते सुना नहीं। लेकिन इधर से मनोज कुमार की आवाज़, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना जाना और उसके बाद में फिर चले जाना उनका जिंदगी से। ये जो एहसास है रफ़ी साहब का, ये बहुत ही अद्भुत है। मैं तो इतना कुछ उस दिन वहाँ पर भी बोलता रहा अपने दोस्तों के बीच में। आपको ताज्जुब होगा कि 12-14 में दोस्तों के आने की उम्मीद थी, वहाँ पर हमने देखा तो 22-23 लोग इकट्ठे हो गए विद इन नो टाइम। क्यों? क्योंकि रफ़ी साहब के बारे में हमें कुछ बातें सुननी हैं, कुछ बातें कहनी हैं, कुछ गीतों को हमने गाना। तो रफ़ी साहब के जो ड्यूएट्स हैं वो बेहतरीन हैं। हर कलाकार के साथ उन्होंने ड्यूएट किया और लता जी के साथ वो जो वापस आए तो फिर उन्होंने बड़े रसीले गाने हम लोगों को दिए। इससे पहले के बाकी सारे सिंगर्स को सुनने का मौका मुझे मिले, मैं यही कहूँगा कि रफ़ी साहब अद्भुत थे। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी हाँ, ज़माना में ढूंढ रहा है, कभी उस महफिल में, कभी इस महफिल में, और कभी जंगलों में, कभी पर्वतों में, कभी झरनों में, कभी शहरों में। रफ़ी साहब हर जगह मौजूद हैं। दीपक कुमार ने तो अपना करियर ही शुरू किया था, लेकिन एक गाने ने उसमें भी जान डाल दी। हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा, वादी कश्मीर है, जन्नत का नजारा। उसके बाद दीपक कुमार को दिखाई नहीं दिया, गाना मौजूद है। इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत भूषण के लिए देखिए कितने गाने गाए, मंत्र पर हरि दर्शन को, और उसके कितना सारे गीत उनके रफ़ी साहब के मौजूद हैं। प्रदीप कुमार के लिए, इसके किस लिए बता रहे हैं? और वही तो मैं कहता हूँ कि मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस भी है जिंदगी भर नहीं। और इस बात पे मैं ले जाकर के अपनी बात को फिलहाल इसलिए रोक रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ मिराज देखे हैं। मिराज देखे हैं, एक कव्वाली सुनी थी, उस कव्वाली में चलती चली जा रही है, सारे सिंगर उसमें गाते चले जा रहे हैं, और आखिरी हिस्सा जो है वो रफ़ी साहब के हवाले है। और रफ़ी साहब ने जब शुरू किया, अल्लाह व रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है और कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है, ये जान इश्क है, इश्क मूसा, इश्क सरमत, इश्क कोहे दूर है, इश्क काबा, इश्क ही मंसूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है, इश्क इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है। इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क।
तो रफ़ी साहब की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में जो लेकर आई वो इश्क इश्क है, इश्क इश्क। शौविक साहब को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे वो रिकॉर्ड बन जाते हैं जो मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ गए हैं। यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे रमेश दत्त के नाम से जब डाल देता हूँ तो कुछ ऐसे 25-30 साल 35 साल पुराने विद्यार्थी भी उसको देखकर मेरे संपर्क में आ जाते हैं। बड़ा लिमिटेड सा चैनल इसलिए है, क्या करना है, जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। तुम मुझे भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत में संग संग तुम भी गुनगुनाओ। तो अब गुनगुनाने का मौका आपका है और मैं इत्मीनान से आपको सुनूंगा। शौविक साहब धन्यवाद और आप सभी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सर। ये मेरे ये वो स्कूल है जिसमें रफ़ी साहब ने तमीदी तालीम हासिल की। ये बच्चे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बस इसी तरह में इनमें एक ज़माने में नमस्ते 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 नमस्ते, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। छोटा सा स्कूल है, कभी मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पर पढ़ने आए थे और ये कितने बरस पहले कि 1924 में अगर वो दुनिया में आए थे तो बस 10, 12, 15 साल। और इन बच्चों की रौनक देखिए, ये वही स्कूल है। यहाँ इन्हीं जगहों पर कभी कदमों में उनके कदमों के निशान होंगे, कदमों के निशान। जी की कह रहे हो? ओ वाह 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 वाह, फोटो खींच ली। फोटो तो हो गई। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लिविंग पोइम्स हैं। और ये छोटा सा गांव कोटला सुल्तान सिंह, वही स्कूल जिसमें एक ज़माने में कभी मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़े आए थे। बच्चों को इतनी हैरियत, कितनी खुशी हो रही है, देखिए वो कैसे आ रहे हैं, कूद कूद के आ रहे हैं। ये वो स्कूल जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब कभी पढ़े। बच्चे सारे आ गए हैं और इनको मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेंजर कौन आ गए, ये अजनबी कौन आ गए। और इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि कभी रफ़ी साहब भी यहाँ पर आते होंगे और आकर के यहाँ पर रहे होंगे कुछ दिन। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आना। और ये बच्चे कल का भविष्य है, कौन जाने करेंगे। ये देखिए बच्चे नन्हे कभी मोहम्मद रफ़ी साहब भी इतने ही रहे होंगे, छोटे छोटे से। और आज इस स्कूल में आकर के मोहम्मद रफ़ी साहब याद आ रहे हैं। लेकिन बहुत अरसे तक वो यहाँ नहीं रहे, इसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। और एक बार बॉम्बे क्या गए, ज़िंदगी बदल गई, फिर कभी फुर्सत नहीं मिली इधर आने की। और ये बच्चे देखिए, ये स्कूल है, कितना ऐतिहासिक स्कूल है। ये बच्चे वाह, 5वीं क्लास तक ये स्कूल हैगा है। वाह जी वाह जी वाह। मैं कहीं ढूंढता हूँ यहाँ, शायद कहीं मोहम्मद रफ़ी साहब के नक्शे कदम मिल जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब के नक्शे कदम ना भी मिलें तो ये छोटे छोटे, वाह 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 वाह।